हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं आप लोग? देखिए, इस समय तो हमारे पूरे भारत में कोविड के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग हो सके तो जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ज़रूर करिए। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो मैं समता कुशवाहा आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, लेसन 13, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतंस। तो इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स। तो देखिए, इससे हम वाकिफ पहले भी हो चुके हैं। हमने क्लास 9th में भी क्षेत्रमिति के रूप में या फिर इन सारी चीज़ों से हम अवगत हो चुके थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा हम संकीर्ण रूप से पढ़ रहे थे और यहाँ पर हमें उसी से जुड़ी हुई 2-2, 3-3 आकृतियों को साथ में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो आज हम आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने वाले हैं, जिसे आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहली आकृति आपकी आती थी, क्या आया करती थी? घनाभ। क्या आती थी? घनाभ। और घनाभ की आकृति तो हर किसी को याद हो, तो आपके पास ये हमेशा मौजूद होता है एक आपका कंपास बॉक्स, ठीक है, जिसमें आप पेन्स या स्केल्स जो कुछ भी रखते हैं। कंपास बॉक्स जो होता है वो आपकी घनाभ की आकृति का होता है। और घनाभ कहें तो ये हमारा बेसिकली आयत से बना हुआ होता है। 2 आयतों को अगर हम साथ में ऐसी आकृति बनाते हैं तो ये हमारा घनाभ कहलाता है। आपको पता हो तो आयत में आप 2 चीज़ें देखा करते हो, क्या क्या रहती हैं? लंबाई और चौड़ाई। क्या रहती है? दो चीज़ें हमारी, 2 इसकी बीमाएँ होती है, एक तो लेंथ होती थी और एक ब्रेड्थ होती थी। लेकिन घनाभ में हम 3 चीज़ें देखते हैं, ये हमारी होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी इसमें 3 बीमाएँ होने लगती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ पे हम 3 बीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसी तरह से एक घन भी होता है, और घन हमारा बनता है वर्ग के जैसा होता है। जैसा हमारा वर्ग होता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन हमारा होता है एक छोटा सा डब्बा, यानी कि कहें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी तीनों बीमाएँ, इसमें भी 3 बीमाएँ होती हैं। और आपको पता हो तो वर्ग की भी आपने 2 भुजाएं पढ़ रखी थी। 2 भुजाएं क्या कहें, यानी कहें तो इसकी सारी भुजाएं ही बराबर हुआ करती थी, और यहाँ पर भी इसकी सारी भुजाएं ही बराबर होगी। यानी आपका अगर ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी आपका ए ही होगा, ठीक है। अब इस पे अगर हम चर्चा करें कि इसके फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, और इसके किनारे यानी कि रेखाएं, यानी कितनी लाइनों से मिलकर बनता है, तो आपको दिखे तो जैसे हम कहें इसका फलक हमें 6 फलक मिलते हैं। देखिए, आपका सामने वाला एक फलक दिख रहा होगा, एक इसी के बैक साइड का, एक इधर साइड का और एक इधर, 4 ये होगा, एक नीचे का और एक ऊपर का। कुल मिला के इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक यानी क्या होता है? जितने ये पार्ट्स से मिलकर बनता है। तो इसके 6 पार्ट्स को अगर आप मिला देते हो तो आपको घनाभ की आकृति मिल जाती है। आप अगर इसके शीर्ष की बात करें तो देखिए, शीर्ष आपके इसके होते हैं 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, इसे फिर से हम आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और अगर इनकी हम लाइंस की बात करें जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है, वो आपकी देखिए तो 4 आपके शुरू की होंगी, 4 आपके पीछे की, 2 इधर, कितने हो गए? 4 4 8 9 10 11 12। तो टोटल किनारे कितने होते हैं? इसमें 12 किनारे होते हैं। सेम पैटर्न यही हमारा घन में भी होता है। इसमें भी 6 फलक होंगे, 6 फलक होते हैं। फिर इसमें 8 शीर्ष इसमें भी होते हैं और 12 ही किनारे इसमें भी होते हैं। ये आपको जानकारी बड़े ही बेसिक रूप से आपको छोटी क्लासेस में मिल चुकी होगी, जिसे हमने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाया। इसके अलावा, इन 2 आकृतियों के अलावा हम तीसरी आकृति इसमें पढ़ेंगे, वो होगी हमारी बेलन के बारे में। क्या है हमारी? बेलन। बेलन आपने देखा होगा, वैसे नॉर्मली आप घरों में बेलन यानी जिससे रोटी बेलते हैं उसे आप बेलन के रूप में जानते हो, पर यहाँ पर भी वो बेलन के जैसा ही होता है। लेकिन आपने शायद ये भी देखा होगा, जैसे आपकी टंकी जो होती है, पानी भरने की टंकी, वो भी बेलनाकार आकृति की होती है, जिसके ऊपरी और निचले सिरे कैसे होते हैं?
वक्राकार होते हैं और इसका साइड वाला हिस्सा गोल आकृति का होता है। आपने रोलर भी देखा होगा जिससे सड़क को बराबर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बेलन आकृति की होती है। तो इसमें आपकी क्या होती है, हाइट होती है। क्योंकि हमने बताया कि ऊपर नीचे ये सर्कल नुमा होता है यानी वृत्त बनाता है। तो वृत्त में आपको पता ही होगा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इस तरह से हमारे बेलन में हाइट और त्रिज्या का रोल रहेगा, यानी हमें हाइट और त्रिज्या देखने को मिलेगी। चौथी आकृति आपकी होगी शंकु की। शंकु तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, आपको जनरल लाइफ में आप बहुत इसका उपयोग करते हो। गर्मियों में आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी या फिर किसी के बर्थडे पर आपने जो एक टोपी देखी होगी, उससे हम शंकु के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस शंकु में भी एक हिस्सा तो अपना कैसा रहता है, गोलनुमा होता है। इसका निचला हिस्सा जिस पे हम टोपी को बैठाते हैं, सर पे रखते हैं, वो हमारा कैसा होता है, गोलनुमा यानी वृत्त जैसा होता है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी आर। पूरा तो अपना क्या होता है, व्यास होता है, इसका आधा हमारा त्रिज्या होगा। इसमें भी एक हाइट होती है, वो होती है एच। बट शंकु में दो हाइट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक हमारी ये त्रिज्या हो गई, एक खड़ी वाली जो होती है वो सीधी यानी इसको केवल ऊंचाई कहेंगे, और एक तिर्यक ऊंचाई होती है जो ऐसी होती है तिर्यक नुमा, उसे हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आप चौथा जो पांचवी चीज़ जो आप पढ़ने जाओगे वो आपका होगा क्या, गोला। गोले को तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, मैदान पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल भी एक गोले का ही स्वरूप होता है, और गोले को लाई का वृत्त जैसा ही जानते हैं। लेकिन वृत्त को क्या करते हैं हम, वृत्त को हम उठा नहीं सकते हैं, यानी केवल समतल पे बना सकते हैं। लेकिन गोले को हम अपने हाथों पे उठा सकते हैं, उसे हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, यानी गोला लाई का फुटबॉल जैसा होता है। तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, उसमें भी क्या होगी, इसमें हमारी त्रिज्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो इसमें मोस्टली त्रिज्या के बारे में, इसमें हाइट नहीं होती है क्योंकि गोले में ऊंचाई नहीं देखी जाती, केवल इसकी त्रिज्या देखी जाती है, और त्रिज्या के शेप पर ही हमारा गोला बना हुआ होता है। तो चलिए इसके आगे हम इसके आपको फॉर्मूलाज के बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने आपको अभी केवल इसकी आकृतियों से वाकिफ करवाया, अब हम इसके फॉर्मूलाज देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हम उठाएंगे घनाभ का। तो घनाभ पे आपने क्या क्या देखा, घनाभ की आकृति से तो आपको हमने दिखाई दिया घनाभ कैसा बनता है हमारा। एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे आपको लेके फिर समझा देते हैं। ये हमारा घनाभ की आकृति थी, और घनाभ पे हमने क्या देखा था, इसमें 3 बीमाएँ होती हैं, जिसमें अपना एल आता है, बी आता है और एच आता है। तो एल क्या होती है, लंबाई हमारी होती है। एल को किससे डिनोट करते हैं, लंबाई से। बी हमारी चौड़ाई होती है, और एच को हम लेते हैं ऊंचाई के रूप में। ठीक है, ये। और सबसे पहले हम घनाभ की अगर बात करें तो हम घनाभ के पहले आयतन की बात करेंगे। क्या करेंगे, घनाभ का आयतन। इसका छोटा सा ही फॉर्मूला होता है, इसमें तीनों बीमाओं का आपस में इंटू कर दिया जाता है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा घनाभ का आयतन का बनता है। अगर इसी पे हम कहें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम संपूर्ण, देखिए मान लीजिए आपने एक घनाभाकार एक आप बॉक्स लाए और उसके अंदर कोई गिफ्ट पैक करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए आपको उस बॉक्स को क्या करना है, किसी कलर पेपर से कवर करना है। तो आप उस पेपर को कवर करने के लिए उस बॉक्स के प्रत्येक हिस्से को कवर करेंगे। तो जब उस पेपर को कवर करने के लिए आपको कभी पूछा जाए कि बताइए उसके लिए कितने कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले को यूज करना पड़ता। तो आपको पता है घनाभ की आकृति 2 आयतों से मिलकर बनती है। तो इसमें 2 आयत अगर होंगे तो 2 लंबाइयाँ भी होंगी, 2 चौड़ाइयाँ भी होंगी और 2 ऊंचाइयाँ भी होंगी। तो इस तरह से अगर हम कहें कि इसकी जो भुजाएं हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि इनकी दो लंबाइयों को आपस में, यानी कहें तो लंबाई का चौड़ाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर चौड़ाई का ऊंचाई से और ऊंचाई का लंबाई से। तो ये प्रोसेस 2 बार होती है, इसीलिए 2 को कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, और अगला इसमें घनाभ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें घनाभ के दो ही फॉर्मूले यूज होने हैं, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसका नहीं होता। तो घनाभ का हमने दो फॉर्मूले हमने देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं घन का। तो देखते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का हमने आपको अभी बताया था कि घन हमारा कैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है। जब दो वर्गों को आपस में इस तरीके से जोड़ के इसकी आकृति बनाई जाती है, इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई आपस में क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए घन का आयतन जो आपका बनता है, तो आपने वहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो पढ़ रखा था, वहाँ पे आप करते थे भुजा इंटू भुजा, क्योंकि दो भुजाएं आपको लंबाई चौड़ाई के रूप में वहाँ पे दी जाती थी। यहाँ पर आपको ऊंचाई भी शामिल हो गई, यानी तीसरी भुजा का भी आगमन हो चुका है। तो वहाँ पे जब हम ए स्क्वायर यूज करते थे और यहाँ पे एक तीसरी भुजा का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा ए का क्यूब, यानी घन का आयतन बनेगा ए का क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब 6 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपने वहाँ पे क्या देखा, लंबाई चौड़ाई का वहाँ पे तालमेल बैठता था। तो यहाँ पर भी घन में दो वर्ग हैं, तो वो भी लंबाई चौड़ाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में हो रहे हैं। यानी यहाँ पे भुजा का भुजा में जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो इसके फलक कितने बनते हैं, 6 फलक, और 6 फलक में से प्रत्येक फलक की लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर जो हमने क्या बनाया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाया था, ऐसे ही 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना बनेगा 6a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा 6a स्क्वायर। अब हम अगली आकृति की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारी दूसरी आकृति थी। तीसरी आकृति हमने आपको बेलन के बारे में बता रखा है, और बेलन की आकृति हमने आपको नॉर्मली घर में रखी हुई टंकी के बारे में बताया। जो आप पानी की टंकी या फिर किसी भी सामान को रखने के लिए जो टंकी यूज करते हो वो आपका बेलन आकृति का होता है। और यहाँ पर आपको हमने बता रखा है कि इसका ऊपरी और निचला हिस्सा वृत्तनुमा होता है, यानी सर्कल जैसा होता है। तो इसमें हमारी होगी r यानी त्रिज्या, और इसकी हाइट होगी h। दो चीज़ों से हमें यहाँ पर हम इसमें जानकारी ग्रहण करेंगे। तो बेलन का पहले हम आयतन निकालते हैं। तो बेलन, नीचे से हम लिख लेते हैं इसे बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए बच्चों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपका बनता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पाई r स्क्वायर h। अब आप पाई से तो जानकारी, आपको पाई के बारे में तो जानकारी होगी ही, क्योंकि पाई की जानकारी बहुत बेसिक क्लासेस से दे दी जाती है। पाई का मान आपको पता होगा, 2 मान लिया जाता है यहाँ पे। पाई बराबर होता है 22/7 और एक होता है 3.14, यानी दशमलव में हम ये आंसर लेते हैं और परिमेय संख्या के रूप में हम इसे 22/7 के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बेलन का आयतन का फॉर्मूला बनेगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसके बाद अगर हम कहें कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका ये बनता है 2 पाई RH। क्या बनता है 2 पाई RH। और यहीं पर अगर हम कहें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका बनता है 2 पाई r प्लस h। क्या बनता है 2 पाई r प्लस h, ठीक है। अब हम तीसरी आकृति यहाँ पे शंकु के बारे में बताएंगे आपको। शंकु क्या है, तो देखिए शंकु को आप अच्छे से जानते हैं। शंकु को मैंने आपको किस रूप में बताया कि आपकी जो
बर्थडे टोपी होती है, बर्थडे में आप जो टोपी यूज करते हो, या फिर आप जो कोन यानी कि आप आइसक्रीम की जो कोन देखे होंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा शंकुनुमा होता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था शंकु का निचला हिस्सा वो भी वृत्त जैसा होता है। इसमें हमें त्रिज्या मिलेगी r, इसकी सीधी हाइट h दर्शाते हैं और इसकी तिरछी हाइट को हम l से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? l। और इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और ये अपनी होती है त्रिज्या, और इसे हम कहते हैं ऊंचाई के रूप में केवल। क्या बोलते हैं इसे? केवल ऊंचाई के रूप में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु में भी हमारी 3 चीज़ें मिलेंगी। पहले हम लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। और यहीं पर अगर हम शंकु के शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे हम लिखेंगे पाई r l। अब बच्चों यहाँ पे आपको l मतलब दिया होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको इसमें देखिए, आपको इसमें 3 चीज़ों का होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो उसे हमें फाइंड करना होता है। और उसे फाइंड करने का तरीका, जैसे मान लीजिए आपको r दे रखा हो और h दे रखा हो, यानी r आपको कुछ दे रखा है, ठीक है, और h आपको कुछ दे रखा है, और आपसे l पूछा गया, ठीक है। मान लीजिए ये हमने 2 ले लिया, यहाँ पे कुछ ऐसे ही 8 ले लिया सेंटीमीटर में, और आपसे पूछ लिया गया l बताइए, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके इसका अंडर रूट निकाल के आप l निकाल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो। यहीं पर अगर हम कहें कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l प्लस r। ठीक है, पाई r l प्लस r। ठीक है, तो अब हम अगली आकृति किसके बारे में बात करेंगे? गोले के बारे में। गोला जैसे कि लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, गोले को आपने देख ही लिया होगा। गोला हमारा गोलाकृति का ही होगा। इसमें व्यास होती है, त्रिज्या होती है, जिसमें हम त्रिज्या के रूप में r को लेते हैं, और अगर पूरा मिला देंगे तो व्यास बन जाता है। तो यहाँ पर हम गोले का आयतन देखेंगे। गोले का आयतन, और ये आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और अगर यहीं पर हम कहें गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पर हम अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इस रूप में देखेंगे। तो आगे हम कहाँ तक देख चुके थे? हमने घनाभ देख लिया, घन देख लिया, बेलन देख लिया, शंकु के बारे में भी देख लिया, गोले के बारे में भी देख लिया। और अब हम बात करने वाले हैं अर्धगोले की। किसकी बात करेंगे? अर्धगोले की। तो चलिए अर्धगोले के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए अर्धगोला हमारा, ये हमारी कौन सी आकृति कहलाएगी? 5वीं 6वीं ना, अपनी 3 हो गई थी, 4 5, 6वीं आकृति हमारी क्या थी? अर्धगोले की। अर्धगोले के बारे में देखिए, अर्धगोला जैसा कि नाम ही बोल रहा है, अर्धगोला यानी कि आधा, गोले को आधा किया गया है। और यहाँ पर आधा करने के बाद भी यहाँ पे त्रिज्या वही r ही रहेगी। ठीक है, अर्ध यानी गोले का हाफ, जैसा कि नाम से ही है गोले का हाफ, तो इसके सारे फॉर्मूले भी हाफ रूप में बैठेंगे, यानी आधे रूप में बैठेंगे। कैसे? देखिए, अर्धगोले का आयतन, अगर हम अर्धगोले के आयतन की बात करेंगे तो ये गोले के आयतन को ही आधा करेगा। कैसे? 4/3 और बटे में 2 कर देंगे। 2 क्यों? क्योंकि आधा कर रहे हैं गोले को। ठीक है, और पाई r क्यूब, तो देखिए 2 से हमारा 4 कटा, कितना आ गया? 2/3 पाई r क्यूब। आप यानी गोले का अगर आयतन आपको याद हो तो आप अर्धगोले का आयतन आसानी से बना सकते हो। और ऐसे ही अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, जो आपका गोले में आपने क्या देखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि आधा कर रहे हैं तो 2 से 4 कटा तो 2 आया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और एक लास्ट फॉर्मूला आपका कहलाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इसके बेसिक फॉर्मूला जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं उसे मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाया। और आप सोच रहे होंगे कि छोटी क्लास के बारे में अभी हमें जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो आपको बता दें इस चैप्टर से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके फॉर्मूला से ही बनने वाले हैं। तो आप फॉर्मूला को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में आज जानकारी दी है और इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और घरों पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।